अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपने कभी सोचा है कि जापान के ओकिनावा आइलैंड के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा जीते क्यों हैं? दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट बताने वाला हूं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। जापान के एक छोटे से आइलैंड पर रहने वाले लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं और सबसे अमेजिंग बात यह है कि वो 90 की उम्र में भी उतने ही एनर्जेटिक और हैप्पी रहते हैं जितने 30 की उम्र में होते हैं। इनका राज छुपा है एक जापानीज वर्ड में, इकिगाई। ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है, बल्कि जीने का एक कंप्लीट फॉर्मूला है। इमेजिन करिए, अगर आपको पता चल जाए कि आप क्यों इस दुनिया में आए हैं, आपका रियल पर्पस क्या है और कैसे आप हर दिन खुश रह सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रेस। इकिगाई एग्जैक्टली यही सिखाती है। ये वो मैजिक फॉर्मूला है जो आपको बताता है कि कैसे आप अपने पैशन को प्रोफेशन बना सकते हैं, कैसे आप हर मॉर्निंग एक्साइटेड होकर उठ सकते हैं और कैसे आप 90 की उम्र में भी यंग फील कर सकते हैं। आज के 5 पॉइंट्स में मैं आपको वो सारे सीक्रेट्स बताऊंगा जिन्होंने थाउजेंड्स ऑफ जापानीज लोगों को लॉन्गेस्ट और हैप्पीएस्ट लाइफ दी है। ट्रस्ट मी, ये टिप्स फॉलो करने के बाद आपकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इस बुक का पहला सबक है, अपना पर्पस ढूंढो। दोस्तों, इकिगाई का पहला और सबसे पावरफुल लेसन है अपना ट्रू पर्पस ढूंढना, और इसके लिए जापानीज लोगों ने एक अमेजिंग फॉर्मूला बनाया है जो लिटरली लाइफ चेंजिंग है। इमेजिन करिए 4 सर्कल्स को। पहला सर्कल है व्हाट यू लव, यानी आपको क्या पसंद है। दूसरा है व्हाट यू आर गुड एट, यानी आप किस चीज में टैलेंटेड हैं। तीसरा है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, यानी दुनिया को आपसे क्या चाहिए। और चौथा है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, यानी आप किससे पैसे कमा सकते हैं। जब ये चारों सर्कल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, वहीं पर आपका इकिगाई छुपा हुआ है। मान लीजिए आपको कुकिंग पसंद है, आप इसमें अच्छे भी हैं, लोगों को हेल्दी फूड की जरूरत है और इससे आप पैसे भी कमा सकते हैं, तो यहाँ आपका इकिगाई बन गया हेल्दी कुकिंग इंस्ट्रक्टर या रेस्टोरेंट ओनर बनना। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग सिर्फ पैसे के लिए जॉब करते हैं या सिर्फ पैशन फॉलो करते हैं विदाउट प्रैक्टिकल थिंकिंग। लेकिन जब आप ये चारों एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, तब आप सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बनते, बल्कि डीपली सेटिस्फाइड भी फील करते हैं। जापानीज बिलीव करते हैं कि जब आप अपना ट्रू इकिगाई फाइंड कर लेते हैं, तो आपको कभी रिटायर होने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका काम ही आपका पैशन बन जाता है। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। महेंद्र सिंह धोनी का जर्नी इकिगाई का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। शुरुआत में धोनी रेलवेज में टिकट कलेक्ट थे, लेकिन उनका दिल क्रिकेट में था। देखिए कैसे उन्होंने अपना इकिगाई फॉर्मूला अप्लाई किया। व्हाट ही लव्ड क्रिकेट था। उनमें नेचुरल टैलेंट भी था विकेट कीपिंग और बैटिंग का। व्हाट द वर्ल्ड नीडेड था एक कूल हेडेड कैप्टन जो प्रेशर सिचुएशंस हैंडल कर सके, और क्रिकेट से वो अच्छे पैसे भी कमा सकते थे। जब धोनी ने ये चारों सर्कल्स को अलाइन किया, तो मैजिक हुआ। उन्होंने सिर्फ प्लेयर नहीं बना, बल्कि इंडिया का सबसे सक्सेसफुल कैप्टन बना। 2007 टी20 वर्ल्ड कप, 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ मल्टीपल विक्ट्रीज, सब कुछ इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि उनका प्रोफेशन उनका पैशन था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि धोनी आज 42 की उम्र में भी रिटायर नहीं हुए हैं आईपीएल से, क्योंकि जब आप अपना ट्रू इकिगाई फाइंड कर लेते हैं, तो वर्क नहीं लगता। आज भी धोनी अपने फार्म हाउस में ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। ये भी उनका दूसरा इकिगाई है। वो कहते हैं जब तक एंजॉय कर रहे हो, तब तक खेलते रहो। यही तो है इकिगाई की रियल पावर। आपका पर्पस क्लियर हो जाता है और आप हर डे एक्साइटेड होकर उठते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का दूसरा सबक है एक्टिव रहो, रिटायर मत होना। दोस्तों, यहाँ है इकिगाई का सेकंड पावरफुल लेसन जो वेस्टर्न माइंडसेट को कंप्लीटली चैलेंज करता है। हम इंडियंस और अमेरिकन सोचते हैं कि 60 की उम्र में रिटायर होकर रिलैक्स लाइफ जीनी चाहिए, लेकिन जापानीज का फिलॉसफी बिल्कुल अपोजिट है। ओकिनावा के 90 साल के बुजुर्ग भी हर मॉर्निंग उठकर अपने स्मॉल फील्ड्स में वेजिटेबल्स उगाते हैं, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स बनाते हैं, या कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। उनके लिए
रिटायरमेंट वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता। इसकी साइंस भी है। जब आप कंप्लीटली इनएक्टिव हो जाते हैं तो आपका ब्रेन और बॉडी दोनों डिटेरियोरेट होने लगते हैं। यूज इट और लूज इट का रूल अप्लाई होता है। जापानीज एल्डरली पीपल अपने हैंड्स और माइंड को बिजी रखते हैं। कोई पॉटरी करता है, कोई स्मॉल गार्डन मेंटेन करता है, कोई बच्चों को ट्रेडिशनल आर्ट्स सिखाता है। ये एक्टिविटीज फिजिकली डिमांडिंग नहीं है, लेकिन पर्पस देती है। सबसे अमेजिंग बात यह है कि वो ये सब फोर्स नहीं करते, बल्कि नेचुरली एंजॉय करते हैं। क्योंकि जब आपका काम आपका पैशन होता है तो वो बर्डन नहीं लगता। जापानीज बिलीव करते हैं कि जब तक आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी में, तब तक आप वैल्यूएबल हैं। यही माइंडसेट उन्हें 100 साल तक हेल्दी और हैप्पी रखता है। इसीलिए ओकिनावा में दुनिया के सबसे ज्यादा सेंटेनेरियंस रहते हैं। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। रतन टाटा सर इकिगाई के इस प्रिंसिपल का सबसे इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है। 86 साल की उम्र में भी वो कंप्लीटली रिटायर्ड नहीं हुए हैं। देखिए उनकी स्टोरी। 2012 में टाटा ग्रुप से चेयरमैन के पोस्ट से स्टेप डाउन किया। लेकिन क्या वो घर बैठकर रेस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वो अब स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स को मेंटोर करते हैं और फिलैंथ्रोपी के थ्रू सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। का डेली रूटीन देखिए। मॉर्निंग वॉक्स, ऑफिस मीटिंग्स, स्टार्टअप फाउंडर से डिस्कशंस, चैरिटी वर्क प्लानिंग। 80 प्लस की उम्र में भी वो ओला, पेटीएम, अर्बन लैडर जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका पर्पस क्लियर है, इंडिया के फ्यूचर को शेप करना। वो कहते हैं रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप कंट्रीब्यूट करना बंद कर दें। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रतन टाटा सर आज भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, यंग जनरेशन के साथ कनेक्ट होते हैं और डॉग लवर होने के नाते एनिमल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। यही तो है जापानीज फिलॉसफी। जब आपका पर्पस लाइफ से बिगर होता है तो एज सिर्फ नंबर रह जाता है। उनकी एनर्जी और एंथुसियाज्म आज भी 30 साल के यंग एंटरप्रेन्योर को इंस्पायर करती है। यही है नेवर रिटायर माइंडसेट की रियल पावर। आप फिजिकली हेल्दी भी रहते हैं और मेंटली भी फुलफिल्ड फील करते हैं। इस बुक का तीसरा सबक है छोटी खुशियों को एंजॉय करो। दोस्तों, यहाँ है इकिगाई का तीसरा गोल्डन लेसन जो हमारी पूरी हैप्पीनेस फिलॉसफी को चेंज कर देता है। हम इंडियंस हमेशा बिग अचीवमेंट्स के पीछे भागते रहते हैं। अच्छी जॉब, बड़ा घर, एक्सपेंसिव कार, बच्चों का एडमिशन टॉप कॉलेज में। लेकिन जापानीज लोग इससे बिल्कुल अपोजिट अप्रोच फॉलो करते हैं। वो बिलीव करते हैं कि रियल हैप्पीनेस छोटे छोटे मोमेंट्स में छुपी होती है, बिग माइलस्टोन्स में नहीं। जापानीज का कॉन्सेप्ट है मोनो नो अवेयर, यानी लाइफ के फ्लीटिंग मोमेंट्स की ब्यूटी को अप्रिशिएट करना। मॉर्निंग की फर्स्ट कप ऑफ टी का टेस्ट, सनसेट देखते टाइम की पीसफुल फीलिंग, दोस्तों के साथ सिंपल हंसी मजाक, बारिश की स्मेल, फेवरेट सॉन्ग सुनते टाइम का जॉय, ये सब एवरीडे मिरेकल्स हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। ओकिनावा के सेंटेनेरियंस डेली अपने स्मॉल गार्डन में फ्लावर्स देखकर खुश होते हैं, नेबर्स के साथ सिंपल कॉन्वर्सेशंस एंजॉय करते हैं, ट्रेडिशनल टी सेरेमनी को माइंडफुली परफॉर्म करते हैं। इसकी साइकोलॉजी भी सॉलिड है। जब आप स्मॉल मोमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं तो आपका ब्रेन पॉजिटिव इमोशंस को रेगुलरली रिलीज करता है। आपको हैप्पीनेस के लिए किसी बिग अचीवमेंट का वेट नहीं करना पड़ता। जापानीज कहते हैं हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ वे ऑफ ट्रैवलिंग। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में फुली एग्जिस्ट करना सीख जाते हैं तब लाइफ के सिंपल प्लेजर्स में भी डीप सेटिस्फैक्शन मिलता है। यही सीक्रेट है उनकी लाइफ लॉन्ग कॉन्टेंटमेंट का। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर इस प्रिंसिपल के सबसे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल हैं। भले ही वो इंडिया के प्रेसिडेंट थे और मिसाल मैन कहलाते थे, लेकिन उनकी रियल हैप्पीनेस छोटी छोटी चीजों में छुपी थी। कलाम सर का डेली रूटीन देखिए। वो हर मॉर्निंग वीणा बजाते थे, बर्ड्स की आवाज सुनते थे और सिंपल ब्रेकफास्ट के साथ न्यूज़पेपर पढ़ते थे। प्रेसिडेंट हाउस में रहते हुए भी वो अपने स्मॉल गार्डन में प्लांट्स को वाटर करने का टाइम निकालते थे। सबसे इंस्पायरिंग बात यह थी कि वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने में सबसे ज्यादा खुश होते थे। स्कूल्स विजिट करना, स्टूडेंट्स के साथ सिंपल कॉन्वर्सेशंस करना, उनके क्वेश्चंस आंसर करना
ये एक्टिविटीज उन्हें किसी भी बिग साइंटिफिक अचीवमेंट से ज्यादा जॉय देती थी। वो कहते थे, एक बच्चे की आंखों में क्यूरियोसिटी देखना, उससे बड़ी कोई खुशी नहीं। कलम सर अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि वो मॉर्निंग वॉक के दौरान सी वेव्स देखकर कितने पीसफुल फील करते थे, या सिंपल साउथ इंडियन मील खाते टाइम कैसे ग्रेटफुल फील करते थे। 83 साल की उम्र तक वो लेक्चर्स देते रहे, क्योंकि टीचिंग में उन्हें प्योर जॉय मिलता था। यही तो है जापानीज फिलॉसफी। जब आप लाइफ के स्मॉल मोमेंट्स को ट्रेजर करना सीख जाते हैं तो हर डे एक सेलिब्रेशन बन जाता है। सक्सेस के साथ साथ सिंपलिसिटी मेंटेन करना, यही था उनका रील इकिगाई। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का चौथा सबक है भीतरी आलोचक मीन्स इनर क्रिटिक को शांत करना सीखो। हमारे दिमाग में अक्सर एक आवाज हमेशा बोलती रहती है, तुमसे ये नहीं होगा, तुम इतना अच्छा नहीं हो, काश तुम ऐसा कर पाते। इसे ही निक ट्रेंटन की किताब दी आर्ट ऑफ लेटिंग गो में भीतरी आलोचक, इनर क्रिटिक कहा गया है। ये इनर क्रिटिक हमें निरंतर डर, सेल्फ डाउट और गिल्ट में डाल देता है। अगर हम इस आवाज पर ध्यान दें और उसे सच मान लें तो हमारी कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खत्म हो जाती है और हम नए काम या मौके लेने से डरने लगते हैं। भीतरी आलोचक को शांत करना सीखना मतलब ये समझना है कि ये आवाज सिर्फ हमारे दिमाग का एक हिस्सा है, हम खुद नहीं हैं। जब हम इनर क्रिटिक को ऑब्जर्वर की तरह देखना शुरू करते हैं बिना उस पर इमोशनल रिएक्शन दिए, तो हम उसकी ताकत को कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुम किसी प्रोजेक्ट में डर या डरावने विचार महसूस करते हो कि शायद मैं फेल हो जाऊंगा, तो उस आवाज को सुनो, लेकिन उसी समय अपने आप से कहो, यह सिर्फ डर है, मैं कोशिश कर सकता हूं और सीख सकता हूं। इस प्रक्रिया से हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं और अपने डिसीजंस में क्लैरिटी लाते हैं। धीरे धीरे इनर क्रिटिक हमें गाइड करने वाला नहीं बल्कि सिर्फ ऑब्जर्वर बन जाता है। यही स्किल हमें स्ट्रेस फ्री, कॉन्फिडेंट और प्रेजेंट मोमेंट में फोकस्ड रहने में मदद करती है। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। इस पॉइंट का शानदार उदाहरण क्रीड़ा जगत से साइना नेहवाल है। साइना नेहवाल ने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, खासकर चोटों और हार के समय। जब मैच में हार का डर या खराब प्रदर्शन का डर उनके मन में आता, तो ये इनर क्रिटिक यानी भीतरी आलोचक उन्हें कहता होगा कि तुमसे नहीं होगा, तुम अच्छा खिलाड़ी नहीं हो। लेकिन साइना नेहवाल ने इस इनर क्रिटिक की आवाज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने सीखा कि ये सिर्फ एक विचार है, उनका वास्तविक सेल्फ नहीं। उन्होंने इनर क्रिटिक को ऑब्जर्वर की तरह देखा और अपनी एनर्जी खुद की मेहनत, प्रैक्टिस और स्ट्रैटेजी पर लगाई। उदाहरण के लिए 2012 ओलंपिक के बाद हार के बावजूद उन्होंने खुद को मोटिवेट किया, खुद को दोष देने की बजाय अपनी गलतियों से सीखा और अगले मुकाबलों के लिए तैयार हुए। इसी मानसिक ताकत की वजह से साइना नेहवाल विश्व की टॉप बैडमिंटन खिलाड़ियों में बनी और भारत का नाम कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में रोशन किया। साइना का उदाहरण हमें दिखाता है कि अपने अंदर की आलोचना को सुनना और स्वीकार करना जरूरी है, लेकिन उसे अपना आइडेंटिटी नहीं बनाना चाहिए। जब हम इनर क्रिटिक को शांत करना सीखते हैं तो हम फियर और सेल्फ डाउट को पीछे छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर मजबूती और आत्मविश्वास के साथ बढ़ सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का 5वां सबक है स्ट्रेस को मैनेज करो। दोस्तों, यहाँ है इकिगाई का 5वां और शायद सबसे प्रैक्टिकल लेसन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। मॉडर्न लाइफ में टेंशन तो आएगी ही, लेकिन जापानीज लोगों का अप्रोच बिल्कुल यूनिक है। वो स्ट्रेस को एनिमी नहीं मानते, बल्कि लाइफ का नेचुरल पार्ट मानकर उसे मैनेज करना सीखते हैं। उनका कॉन्सेप्ट है उबे ट्री, यानी कंपैरिजन नहीं करना। हर पर्सन अपनी पेस से ग्रो करता है, जैसे हर फ्लावर अपने टाइम पर ब्लूम करता है। जापानीज स्ट्रेस मैनेजमेंट के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला है माइंडफुलनेस, यानी प्रेजेंट मोमेंट में रहना। वो मेडिटेशन, टी सेरेमनी या सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के थ्रू अपने माइंड को काम रखते हैं। दूसरा है फ्लो स्टेट, जब आप किसी एक्टिविटी में कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि टाइम का पता ही नहीं चलता।
ये गार्डनिंग हो सकती है, पेंटिंग, कुकिंग या कोई भी हॉबी जो आपको पीस देती है। तीसरा है एक्सेप्टेंस, जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उन्हें एक्सेप्ट करना, और एनर्जी, सिर्फ उन चीजों पर फोकस करना जो आप चेंज कर सकते हैं। ओकिनवा के सेंटेनेरियंस डेली नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, सिंपल फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पास्ट के रिग्रेट्स या फ्यूचर की वरीज में नहीं फंसते। वो हारा हाचीबू प्रैक्टिस करते हैं, यानी 80% पेट भर खाना, विच रिड्यूसेस फिजिकल स्ट्रेस ऑन बॉडी। उनकी फिलॉसफी है कि स्ट्रेस एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस से नहीं आता, बल्कि उन सर्कमस्टेंसेस के प्रति हमारे रिएक्शन से आता है। जब आप ये माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं तो लाइफ के अप्स एंड डाउन्स नॉर्मल लगने लगते हैं। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। विराट कोहली सर इस प्रिंसिपल का परफेक्ट एग्जांपल है। स्पेशली उनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखिए। 2014 तक कोहली अग्रेसिव प्लेयर थे जो फील्ड पर इजीली फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे, अपोनेंट्स के साथ आर्ग्यूमेंट्स करते थे और प्रेशर सिचुएशंस में समटाइम्स फेल हो जाते थे। लेकिन फिर उन्होंने अपना कंप्लीट अप्रोच चेंज किया और स्ट्रेस मैनेजमेंट को प्रायोरिटी बनाया। उन्होंने फिटनेस को सीरियस लेना शुरू किया, डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस शुरू की और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना सीखा। कोहली सर का मॉर्निंग रूटीन देखिए, योगा, मेडिटेशन, प्रॉपर ब्रेकफास्ट और पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। वो कहते हैं माइंड का फिटनेस फिजिकल फिटनेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2016 के बाद से उनका ऑन फील्ड बिहेवियर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया। प्रेशर सिचुएशंस में वो काम रहने लगे, टीम के साथ पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन करने लगे और फेलियर्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की तरह ट्रीट करने लगे। वर्ल्ड कप 2023 में भी जब इंडिया हारा तो उन्होंने ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया इंस्टेड ऑफ गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि कोहली सर ने अपनी फिटनेस ब्रांड वन आर्ट के थ्रू स्ट्रेस मैनेजमेंट और वेलनेस को प्रमोट किया है। वो बताते हैं कि क्रिकेट में 70% गेम मेंटल होता है, 30% फिजिकल। उनकी वाइफ अनुष्का के साथ भी वो मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं। यही जापानीज फिलॉसफी है, स्ट्रेस को फाइट मत करो, उसे मैनेज करना सीखो। आज कोहली सर 35 की उम्र में भी पीक परफॉर्मेंस दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने माइंड बॉडी बैलेंस अचीव कर लिया है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।